नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। आज के बजट को समझने के लिए हर एक सेक्टर के खास मेहमान से कि वो बजट को कैसे ले रहे हैं ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और इसीलिए अब हमारे सामने दो बहुत ही महत्वपूर्ण मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले निरंजन हीरानंदानी साहब, आपका मैं स्वागत करती हूँ। को फाउंडर हैं, एमडी है हीरानंदानी ग्रुप के। हैप्पी टू हैव यू सर। और हमारे साथ विनीत अग्रवाल हैं जो कि प्रेसिडेंट है एसोचैम के, एमडी है टीसीआईएल के। आपका भी विनीत जी बहुत बहुत स्वागत है। हीरानंदानी साहब, आज के बजट को आप कैसे देख रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि जो रियल सेक्टर है उसे लेकर इस पिटारे में से क्या कुछ निकला है और कितना बढ़िया निकला है? मेरे अंदाज से ये एक बहुत ही डिफिकल्ट बजट रहा है, क्योंकि जब मैंने एक्सपेंडिचर साइड की बात सुनी तो मुझे एक डर लग रहा था कि ये कैसे होगा, कि बना वो कि कहाँ से पैसे लाएंगे, क्योंकि हेल्थ सेक्टर पर, लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउस, सब सेक्टर्स पर एक्सपेंडिचर की बात की, और उसके साथ साथ में टैक्सेशन कुछ बढ़ाया नहीं। तो मुझे डर लग रहा था कि हर एक सेक्टर को वो टैक्सेस बढ़ा देंगे। वो नहीं हुआ, और फिर हमें पता पड़ा कि उन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट के साथ और टोटल बोरोइंग के साथ उन्होंने डेफिसिट फाइनेंसिंग के द्वारा इनको बैलेंस किया है। तो मेरे अंदाज से ये बहुत बहुत अच्छी बात है। तो बहुत एक बड़ी बात रह गई कि इसका कैसे हम कर सकते हैं। तो एक पॉजिटिव न्यूज रहा है कि ये बैलेंस बजट जो किया है उसमें बहुत ही चमत्कारी बात हो गई है। हीरानंदानी साहब, आप कह रहे हैं ये बहुत ही बैलेंस बजट है, लेकिन आपको ये लगता है कि जो वो 11% की हमारी ग्रोथ जिसका कल इकोनॉमिक सर्वे में जिक्र किया गया था, वो आज के बजट से, आज के इन एलोकेशन से फीजिबल हो पाएगी? इज इट डूएबल? 10% हो या 11%, उसका महत्व नहीं है, लेकिन हमें ये देखना है कि ये एम्प्लॉयमेंट पर कैसे इसका बोझा आता है। आप जीडीपी जब 10% इंक्रीज हो जाता है तो क्या है कि जो सेक्टर्स अनऑफिशियल सेक्टर्स हैं, जो जैसे ऑटोमोबाइल्स ऑफिशियल सेक्टर्स हैं, रिकॉर्डिंग सब हो जाता है कि उसमें बढ़ोतरी कितना है, कितना ग्रोथ है। लेकिन जो एमएसएमई है, जो अनऑफिशियल लोग हैं, वहाँ जो सेक्टर में पता नहीं पड़ता है कि कितना ग्रोथ होता है। तो ये 10 और 11% पर हम आ सकते हैं, ये हम एक्सपेंडिचर करेंगे। तो जो सरकार ने ये निश्चित किया है कि वो हेल्थ सेक्टर, दूसरे सेक्टर्स में उनका इन्वेस्टमेंट कर देंगे, रोड सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, हाउसिंग सेक्टर, अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में ये सब इन्वेस्टमेंट करेंगे, और उसके साथ जो ग्रोथ होगा उसका डाउनवर्ड इफेक्ट एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी हो जाएगा, और यू विल बी एबल टू बैलेंस द बजट ऑल्सो एंड क्रिएट जीडीपी। ये दोनों बातें वो करना चाहती है। ये ऑफ कोर्स चैलेंजिंग, लेकिन एक पॉजिटिव आप देखें कि एक ये जनवरी के महीने में जीएसटी का कलेक्शन 1,20,000 करोड़ हो गया। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि हम ये उम्मीद नहीं रख रहे थे कि इतनी जल्दी जीएसटी की रिस्टोरेशन हो जाएगी, और हम 1 लाख करोड़ के ऊपर सब लोग बात कर रहे थे। ये आज की तारीख में 1,20,000 करोड़ पहुंच गया। तो ये दिस इंडिकेट्स के जो फॉर्मल इकोनॉमी है उसकी एक वापस एक पटरी पर आ गई है। ऑफ कोर्स कोई सेगमेंट्स ऐसे हैं जहां अब तक बढ़ी नहीं है, जैसे आप देखेंगे होटल्स, हॉस्पिटैलिटी, और ये सेक्टर्स में अभी भी बहुत ही कठिनाई और पेन है। तो कुछ सेक्टर्स को अभी भी राहत देने की आवश्यकता थी, जो हमें नहीं दिखी। तो हीरानंदानी साहब, आप ये कह रहे हैं कि आप इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को लेकर कुछ जो है निर्मला सीतारमण छूट देंगी या किसी तरह की कोई सहायता उनको देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि ये वो सेक्टर है जिसे अभी कुछ और परेशानी हो सकती है, क्योंकि दुनिया भर में यही आलम इनफैक्ट बना हुआ है। हॉस्पिटैलिटी देखिए, कंस्ट्रक्शन सेक्टर देखिए, मीडिया देखिए, ये सब सेक्टर्स में काफी पेन है, आज भी कठिनाई है, और इसको चेंज करने के लिए हमें कुछ न कुछ इसमें इनपुट करने की
थी, मैं समझता हूँ। लेकिन अब देखिए वित्त मंत्री सब कुछ तो नहीं कर सकती, और शायद ये मैटर में उनको सेकंड प्रायोरिटी दी गई है क्योंकि वो दूसरे सेक्टर्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया। यस, नेचुरली ये नाराजगी है। जैसे आप मिडिल क्लास हाउसिंग देखें या वो सेक्टर के हाउसिंग देखें, उम्मीद करते हैं उनको राहत नहीं दी। हम समझते थे स्टैंडर्ड डिडक्शन वो 2 लाख का है, वो 5 लाख कर देंगी। अफोर्डेबल हाउसिंग में उन्होंने 2 लाख का 3.5 लाख का जो बेनिफिट था और 1 साल तक और भी बढ़ा दिए है। तो ये पॉजिटिव हम गिना जाते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो हम पूरे अपेक्षा रख रहे थे वो नहीं हुआ। ओके, आप ये कह रहे हैं कि जो एक्सपेक्टेशंस आपकी थी वो एक्सपेक्टेशंस पर ये बजट पूरी तरीके से नहीं उतरा है। मेरे साथ विनीत जी भी जुड़े हुए हैं। विनीत जी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? इनफैक्ट इसीलिए मैं उनसे सवाल नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि हमारा कनेक्शन अभी तक नहीं हो पाया है। सो हीरानंदानी साहब, आप कह रहे हैं कि ये एक्सपेक्टेशन पर उतना खरा नहीं उतरा, एंड आई कैन अंडरस्टैंड। रियल सेक्टर या रियल एस्टेट की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा परेशानी का सबब ये सेक्टर रहा है। लोगों के पास पैसा नहीं है, वो खर्च नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा जो है वो इस बजट में से आने की उम्मीद थी। क्या क्या लाया जा सकता था, ये बड़ा सवाल है। क्या वो फीजिबल प्रैक्टिकलिटी के ग्राउंड पर था? देखिए, जितना एक्सपेंडिचर उन्होंने किया है वो एक चमत्कारी है, तो मैं तो ज्यादा उसमें कोई निंदा नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन क्या हो जाता है कि सेक्टर की एक खुद की प्रॉब्लम्स होती है। मीडिया देखिए, मीडिया में कितना पेन रहा है। आप देखिए, हम बातचीत कर रहे हैं, प्रिंट मीडिया में देखिए, होर्डिंग्स की, टीवी के एरिया सेक्टर्स है, ये सब मीडिया में कितना पेन है। रियल एस्टेट में आप देखेंगे कितने प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं। तो ये सब सेक्टर्स को और कुछ राहत दे सकते थे, लेकिन जैसे मैंने कहा सब उम्मीदें, सबकी उम्मीदें नहीं पूरा कर पाई है। सबको खुश नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूँ कि जैसे इकोनॉमी पिकअप हो जाएगा, उसकी सेकेंडरी इफेक्ट में हमारी इंडस्ट्री फिर पटरी पर आ जाएगी, मीडिया भी आ जाएगी, दूसरे जो हॉस्पिटैलिटी है वो भी खुल जाएगी, और वैक्सीन के कारण मेरे अंदाज से हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म फिर एक पटरी पर आ जाएगी। और हम यही उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन हैट्स ऑफ टू योर ऑप्टिमिज्म हीरानंदानी साहब, कि आप कह रहे हैं इट इज़ गोइंग टू हैपन एंड वेरी सून इट विल हैपन। विनीत जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत जी, कोशिश कर रही थी लंबे अरसे से कि आपसे भी कनेक्शन जल्दी जुड़ जाए, लेकिन आपको लगता है कि इस बार का बजट इंडस्ट्री फ्रेंडली बजट है? क्योंकि अभी हीरानंदानी जी जो जिक्र कर रहे थे कि बहुत से ऐसे सेक्टर हैं जो सिर्फ आंखें खोलकर देखते ही रह गए कि अब आए तब आए, लेकिन ऐसा हो ना सका। हाँ, देखिए, इंडस्ट्री के हिसाब से जो देखा जाए, उनको चाहिए कि एक तो डिमांड रहे, और डिमांड अगर है तो वो और आगे कैपेक्स कर सके और इन्वेस्टमेंट कर सके, और ये जो साइकिल है पैसे का ये चलते रहे। अब उसके डिमांड को क्रिएट करने के कई जो फाइनेंस मिनिस्टर ने आज घोषणाएं की हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड और डायरेक्टली जो हेल्थ रिलेटेड, ये सब आपके लिए डिमांड क्रिएट भी करे, क्योंकि जैसे जैसे आप रोड बना रहे हैं या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कर रहे हो, लेबर उसमें जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, उसका हाथी के हाथ उसको पैसे मिल रहे हैं, और जब पैसे मिल रहे हैं तो जाकर के जरूर कहीं ना कहीं कंजम्पशन ग्रोथ होगा। तो ये कंजम्पशन लिंक्ड जब तक डिमांड नहीं बढ़ेगा तब तक हम इंडस्ट्री भी ओके विनीत जी, मैं आखिर की कुछ बातें आपकी नहीं सुन पाई हूँ। इनफैक्ट मेरे ख्याल से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम मेरे साइड से भी, लेकिन आप अगर मैं कहूँ बजट को किस तरीके से आंकेंगे और कितना रेट करेंगे, आउट ऑफ 10 कितना आप देंगे इस बजट को? मैं तो 8.5-9 के आसपास देना चाहूंगा इसको, क्योंकि मैंने देखा है कि इसमें काफी चीज ऐसी हैं जो ग्रोथ ओरिएंटेड है और फ्यूचर ओरिएंटेड है। 8.5-9। हीरानंदानी जी आप कितना देंगे 10 में से? बस 7.5-8 दूंगा।
7.5-8 के आसपास। अच्छा, आप दोनों में साढ़े वाला थोड़ा कॉमन फैक्टर है। लेकिन अब मुझे ये बताइए कि जो मार्क्स आप काट रहे हैं विनीत जी, वो मार्क्स क्यों काट रहे हैं, क्या वजह है? विनीत जी की आवाज मुझे दे दीजिए प्लीज। तो वो जो मार्क्स है वो बेसिकली एग्जीक्यूशन के लिए है। कई बार हमने देखा कई चीज अनाउंस होती है लेकिन वो फाइनली एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है जिस इंटेंट से वो बनाया गया है। तो अगर एग्जीक्यूशन में कोई और एम्फेसिस होता है इस बजट में तो वो जरूर अगर हमें पता होता तो वी कुड हैव गिवन हायर नंबर, लेकिन एग्जीक्यूशन क्रिटिकल रहेगा। जी हीरानंदानी जी, आपने जो मार्क्स काटे हैं वो क्यों? देश की अपेक्षाएं काफी ज्यादा है। लोग ये समझते हैं कि हर क्षेत्र को ये राहत मिलनी चाहिए। जैसे हमने कहा, हॉस्पिटैलिटी की बात थी, मीडिया की बात थी, रियल एस्टेट की बात थी। इसमें सब में क्या है कि इतनी कठिनाई 2020 में रही है कि परेशान हो गए हैं लोग, बेकार हो गए, रास्ते पर आ गए। उनका आज भी तारीख में मुंबई क्षेत्र में आप देखिए तो वो ट्रेन अब तक सबको सुविधा नहीं मिल रही है। तो ये कठिनाई बहुत ज्यादा है। तो हम यही समझते थे कि ये सब क्षेत्र के लोगों को कुछ और दे देंगे, लेकिन नहीं हुआ। तो हीरानंदानी जी, अगर मैं एक लाइन में ये काम किया वो बहुत सही कहा। हाँ, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये अभूतपूर्व वक्त है और ऐसे में एक अभूतपूर्व जो है वो बजट आना चाहिए था। निर्मला सीतारामन ने ये कहा था कि ऐसा बजट 100 सालों में नहीं आया होगा। डू यू अग्री विद दिस हीरानंदानी जी? यस, दैट आई अग्री, क्योंकि जितना खर्चा उन्होंने दिखाया है इतना अब तक कोई बजट नहीं बताया। तो मेरे अंदाज से वो जो इंक्रीमेंटल बजट उन्होंने बताया है और 5 साल के अंदर वो कितना खर्चा करना चाहते हैं, वो मेरे अंदाज से ये प्रीवियस बजट, कोई भी बजट से इतनी अपेक्षा नहीं रखी कि इतना ज्यादा वो हर एक क्षेत्र में उन्होंने कहा ये 5 साल के अंदर हम ये खर्चा करेंगे, रोड्स के ऊपर करेंगे, और जो हेल्थ के ऊपर इतने साल में हम करेंगे। ये सब जो उन्होंने डायरेक्शन बताए, डिफेंस के बारे में बताए और बताए, वो मेरे अंदाज से ऐसे कभी हम अपेक्षा नहीं रखते थे कि वो सरकार, हम कहते थे, एसोचैम के प्रेसिडेंट हमारे विनीत साहब हैं और वो बताए, वो भी एसोचैम के द्वारा हमने कहा था कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जब तक आप जोर नहीं देंगे तब तक आगे कुछ उम्मीद हम नहीं रख सकते। लेकिन उन्होंने काफी इस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो जोर दिया है, मेरे अंदाज से इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट बहुत अच्छा होगा। जो अफोर्डेबल हाउसिंग में उन्होंने जोर दिया है उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट 260 इंडस्ट्रीज के ऊपर हो जाएगा और एम्प्लॉयमेंट के बारे में काफी ये रफ्तार से इंप्रूवमेंट हो गया है। तो मेरे अंदाज से इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट के ऊपर सरकार और वित्त मंत्री भरोसा कर रही है कि इसके मल्टीप्लायर इफेक्ट और इकोनॉमी अपलिफ्ट ये जो डेफिसिट फाइनेंसिंग के हिसाब से कर रही है उससे मल्टीप्लायर इफेक्ट से इकोनॉमी पिकअप हो जाएगी। ओके, तो विनीत साहब मुझे ये बताइए कि ये बड़ा लॉन्ग टर्म सोच के साथ जो है इस बजट को आपने देखा। निर्मला सीतारामन जब कह रही हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में, उनसे जब पूछा भी गया तो उन्होंने एक ही बात कही कि मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत पैसा लगाया है। तो क्या आपको लगता है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था जो कहा जा रहा है कि वी शेप रिकवरी ले रही है, ये वाकई उसी दिशा में जाती हुई नजर आ रही है? इससे रोजगार के इतने सृजन हो चलेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते कि हम वी विल बी बैक टू वेयर वी आर सपोज्ड टू और प्रोबेबली बेटर देन वेयर वी आर सपोज्ड टू? देखिए, जो लॉस हुआ है हमारा बिकॉज ऑफ के कारण, वो लॉस को मेकअप करने के लिए हमें 1-2 साल तो जरूर लगेंगे। तो ये ग्रोथ ओरिएंटेड है फॉर श्योर बजट, और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो स्पेंड है, जैसे हीरानंदानी जी ने भी अभी कहा कि मल्टीप्लायर इफेक्ट है इसका, ये तो फॉर श्योर गारंटीड है। साथ साथ इसमें कुछ अगर हम 1-2 पहलू देखें, जैसे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसमें जो एक्सपेंडिचर होने जा रहा है, ये इसका एक और जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है कि रूरल एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, रूरल इनकम्स बढ़ेंगी, और जो सप्लाई चेन की बात हो रही है, एग्री सप्लाई चेन, ताकि फार्म से प्रोड्यूस जो है जल्दी और फार्मर्स को ज्यादा पैसे मिल सके, वैल्यू एडिशन हो सके एग्रीकल्चर सेक्टर का, इस पे मदद पड़ेगा।
तो ये कई कई एरियाज हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में जिसका कुछ कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सिर्फ रोड का ही देखें तो एक ही एरिया है, लेकिन उसके अलावा मेट्रो है, ठीक है, ब्रिजेज हैं वगैरह वगैरह। मैं आप दोनों को शुक्रिया कहूँ उससे पहले एक सवाल और कॉमन है, मैं सवाल एक दफ़ा आप दोनों से पूछ लेती हूँ और एक एक करके आप लोगों से उसका जवाब ले लूँगी। डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर आप लोग क्या राय रखते हैं? क्योंकि पॉलिटिकली इसे एक बहुत अच्छा मूव नहीं माना जाएगा। पॉलिटिकली मतलब ये कि फिर आपके जो विरोधी हैं, जो विपक्षी हैं, वो लगातार आपको इसको लेकर घेरेंगे कि अच्छा आपने तो इंडिया फॉर सेल जो है वो रख दिया है। हीरानंदानी जी, आप कैसे देख रहे हैं इसको? कोई भी रिफॉर्म आप कोई भी देश, किसी भी देश में करेंगे, 1991 की जो रिफॉर्म्स आई थी उसकी भी काफी बॉम्बे क्लब की शिकायत होती थी। कोई भी रिफॉर्म शिकायत तो होगी, लेकिन हमें तो एक क्रांति करनी है जहां परिवर्तन की आवश्यकता है। ओके, आप क्रांति करनी है, परिवर्तन की आवश्यकता, और इसीलिए इसकी जरूरत है। ओके, विनीत साहब। हाँ, इसकी जरूरत है, पर लेकिन आप करें नहीं करें उसकी नेचुरली उसकी ऑपोजिशन तो होती ही है। कोई भी आप परिवर्तन करिए, कोई भी क्रांति आप करिए तो जरूर मेरे अंदाज से ऑपोजिशन होगा। लेकिन हमको तो वी हैव टू विन द वॉर, नॉट द बैटल। ओके, गॉट इट विनीत साहब। जिंदगी में बैटल सब नहीं जीतते हैं, लेकिन हमको ऑलराइट, आई गेट इट। हाँ, विनीत साहब। डाइवेस्टमेंट क्या, देखिए दो रूप है। एक तो है जो नॉन परफॉर्मिंग कंपनीज है, कंपेरेटिव होने के लिए अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं है, वी विल हैव टू गो एंड वी हैव टू डू द डाइवेस्टमेंट। और जो दूसरा है कुछ एसेट मोनेटाइजेशन है, वो डाइवेस्टमेंट नहीं है, वो एक तरह का फंड रेज है। वो जो आइटम है, वो जो रोड एसेट्स है या गैस पाइपलाइन एसेट्स है या डीएफसी है, वो एक एसेट मोनेटाइजेशन करके हम ओनरशिप गवर्नमेंट के पास अभी भी रहेगा। तो दो टाइप के डाइवेस्टमेंट है, एक में नॉन परफॉर्मिंग कंपनीज का और एक एसेट मोनेटाइजेशन का। तो ये दोनों चीज बहुत ही जरूरी है देश की प्रगति के लिए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।